क्षेत्र में आने के लिए क्या बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं ही बहुत बेहतर रहती हैं, फिर घर से भी ऑनलाइन क्लास लेके या फिर ऑफलाइन के माध्यम से निकाल सकता है कोई भी युवा? जी ज़रूर कर सकता है घर पे रह के, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ यूट्यूब पे इंटरनेट पे अवेलेबल है जी सारे जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, वीडियोज़ हैं, सब अवेलेबल हैं, तो उनको फॉलो करके किया जा सकता है। बस आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। जी जी। और अगर स्ट्रेटजी सही नहीं है तो बड़ी कोचिंग्स में भी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्ट्रेटजी सही है तो सेल्फ स्टडी से भी आप पास हो सकते हैं। जी। जब तक इनकी जॉब नहीं लगी थी और चूँकि मेरी कॉलेज से निकलती जॉब लग गई थी, अच्छा खासा पैकेज था मेरा, जी तो उस दिन से हमने बोला कि अब आपको पिताजी से पैसे नहीं लेने हैं, जो भी होगा मेरे द्वारा ही होगा। तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल कहते नहीं कि पाई का रिटर्न देना, तो उन्होंने मेहनत की और आज सफलता आप सब लोगों के सामने। आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, मेरी मौजूदगी आज आजमगढ़ ज़िले में है और कहा जाता है शिक्षा और श्रेणी का दूध होता है, जो जितना पीता उतना दहाड़ता है। और आज हम आपको बता दें, आज जब कैमरे के आप में देख रहे हैं हमारे साथ भैया हैं और युवा हैं, और कितनी बार इन्होंने प्रयास किया है और आज एक घर के नहीं, तहसील के नहीं, ब्लॉक के नहीं, बल्कि पूरे ज़िले के मालिक हो चुके हैं। और फिलहाल हम कैसे इन्होंने प्रयास किया और कितनी सफलता के बाद और कितना प्रयास के बाद इन्होंने इस पद को पाया है और अपने माँ बाप के नहीं बल्कि पूरे ज़िले के सपने को साकार किया है, तो आइए हम बात करते, लगातार वीडियो बने रहेगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत सर जी। क्या नाम है आपका? राहुल। और सर जी पूछना चाहेंगे हम, जो मतलब जो आप क्वालिफिकेशन कर रहे थे, तो आपका दिली इच्छा था बचपन से इस एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना है, इस पद तक पहुंचना है, इसके पद जबकि पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ रैंक होती है, पद होती है, तो आपने कहाँ पे चुनाव किया था इसका? मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन के टाइम पे डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। जी जी। और तब से प्रिपरेशन चल रही थी। जी जी। तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ सामाजिक प्रेशर रहता है, बहुत अवहेलना झेलते हैं और मानसिक प्रेशर रहता है और घरेलू हिंसा होती है, लोग उसको देखकर मतलब बदले की भावना से बड़ा रैंक, बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं, ताकि उसको हम ये रैंक पाएंगे, पद पाएंगे, ताकि सबक सिखाएंगे। लेकिन कुछ होती है समाज सेवा के प्रति कि हम इस पद पे जाएंगे और समाज सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे। तो आपने किस उद्देश्य से इस पद पे मतलब आए हैं? बेसिकली मेरा विज़न ये था कि अगर मैंने इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग भी किया है? अगर मैं इंजीनियरिंग करियर ऑप्शन चुनता हूँ तो उसमें मुझे बस एक फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा, एक फील्ड में अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। बट अगर मैं सिविल सर्विस में जाता हूँ तो वाइड स्पेक्ट्रम पे मैं अपनी सेवाओं को लगा सकता हूँ। मैं अलग ड्यूटीज़, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लगा सकता हूँ और देश के बेटरमेंट के लिए उसमें मुझे ज़्यादा अवसर मिलेंगे। तो मेन मोटिवेशन यही था मेरा। जी। मतलब कहीं न कहीं आपके दिल में ये था कि मतलब ये अगर इंजीनियरिंग की जो डिग्री करते हैं तो उसमें अलग मतलब कैटेगरी है और कुछ हद तक रह जाएंगे, लेकिन ये पाने के बाद काफ़ी मतलब उसमें चांस रहेगा अन्य क्षेत्र में जाने के लिए। तो अब मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक प्राइवेट डॉक्टर हैं। बेसिकली हम लोग का मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर है। जी। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी एक आंगनवाड़ी वर्कर है। तो कितने भाई हो आप? हम 2 भाई हैं और 3 भाई थे। अनफॉर्चुनेटली एक की डेथ हुई लास्ट टाइम, तो अभी 2 भाई हैं। तो भैया मौजूद हैं यहाँ पर? हाँ, ये बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भैया भी हैं। तो मतलब सर जी युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर शिक्षा ना हो और रवैया बेहतर ना हो तो उसे खलनायक कहा जाता है, अगर कुछ समाज के लिए या फिर माँ बाप के लिए कुछ कर दे तो उसे नायक कहा जाता है। तो अब आप नायक हो चुके हैं और एक जिले के और एक युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हो चुके हैं। उन युवाओं से क्या कहना चाहोगे जो गरीबी के चलते या फिर बहुत सामाजिक अवहेलना के चलते बहुत सारी समस्या आती है और बैक स्लाइड हो जाती है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई नायक नहीं हूँ, आई एम जस्ट सिविल सर्वेंट। जी जी। और सिविल सर्वेंट के तौर पे मैं अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूँगा। जी। यूथ से मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एजुकेटेड जो है पढ़ाई करें ढंग से और एक अच्छे नागरिक बने। जी। पढ़ाई करें, अच्छे नागरिक बने और ज़्यादा से ज़्यादा नैतिकता को फॉलो करें, क्राइम वगैरह पे ध्यान ना दें, पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य के प्रति बने रहें और
किसी भी करियर को ऑप्शन आप चुने, करियर ऑप्शन को चुने, उस पर आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। जी जी सर जी, एक लास्ट सवाल है, जिससे इस मतलब रैंक हासिल करने के लिए और इस क्षेत्र में आने के लिए क्या बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं ही बहुत बेहतर रहती हैं, या फिर घर से भी ऑनलाइन क्लास लेके या फिर ऑफलाइन के माध्यम से निकाल सकता है कोई भी युवा? जी ज़रूर कर सकता है घर पे रह के, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ यूट्यूब पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। जी, सारे जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, वीडियोज़ हैं, सब अवेलेबल हैं, तो उनको फॉलो करके किया जा सकता है। बस आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। जी जी, और अगर स्ट्रेटजी सही नहीं है तो भाई कोचिंग्स में भी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नहीं, स्ट्रेटजी सही है तो सेल्फ स्टडी से भी आप पास हो सकते हैं। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। और हम चाहेंगे कि अगर आप कहीं टूट रहे हैं और छूट रहे हैं तो आप उनसे प्रेरणा लीजिए जो आपसे पहले सक्सेस हो चुके हैं, ना कि सक्सेस को फॉलो करें बल्कि सक्सेस को फॉलो करें। भैया भी बैठे हैं इनके, हम उनसे बात करना चाहेंगे। और भले ही कद छोटी हो लेकिन पद बड़ी हो चुकी है आज, और कहीं न कहीं बड़े भैया हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे भैया आपने इनका मतलब जो जब तैयारी चल रही थी इनकी, तो आपने इनके क्षेत्र में किस तरीके से सहयोग किया है? एक्चुअली हम लोग पहले इलाहाबाद में रहता था मैं। जी, अभी मैं भारत पेट्रोलियम में सेल्स ऑफिसर हूँ। जी, इसके पहले जब मैं कॉलेज में था इलाहाबाद में, IIT इलाहाबाद से मैंने इंजीनियरिंग की, तो उस दौरान साथ में रहते थे। इनका 12 जो 12वीं इंटरमीडिएट का स्कूलिंग उनकी इलाहाबाद में हुई, तो हम लोग साथ में रहते थे। तो फिर मैं कॉलेज चला गया, उसके बाद भी 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की। तो वहाँ पे देखभाल तो हम लोग करते ही थे। मेरी ऐसी रैंक थी कि मुझे उस टाइम का जो बेस्ट कॉलेज था NIT तिरुचि मिल जाता, तो उसकी देखभाल करनी थी, एक साथ में रहना था, तो मैंने NIT इलाहाबाद ले लिया। तो 1-2 साल वहाँ पे संरक्षण रहा मेरा इनके लिए। फिर कॉलेज से मेरी जॉब लग गई। मैं PP से मुझे 10 साल जॉब करता हूँ भारत पेट्रोलियम में। लेकिन उस दौरान इनका भी कॉलेज हुआ और इनको आगे जॉब ना करके एस्पायर करना था UPSC सिविल सर्विसेज के लिए। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। अब उसमें जो भी खर्चे वर्चे लगने थे, तो हमारी फैमिली, हमारे जो पिताजी हैं, बिल्कुल हमेशा इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं कि हमें पढ़ना है। जी। तो आपने मतलब आर्थिक तौर पे देखी जाए तो आर्थिक जब तक की बहुत बड़ी चुनौती होती है। जब तक इनकी जॉब नहीं लगी थी, और चूँकि मेरी कॉलेज से निकलते जॉब लग गई थी, अच्छा खासा पैकेज था मेरा, जी, तो उस दिन से हमने बोला कि अब आपको पिताजी से पैसे नहीं लेने हैं, जो भी होगा मेरे द्वारा ही होगा। तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल कहते नहीं कि पाई का रिटर्न देना, तो इन्होंने मेहनत की और आज सफलता आप सब लोगों के सामने है। बट इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम तो केवल जब व्यक्ति कोई सफल हो जाता है उसके बाद की कहानी को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राइट। जब कोई पेड़ फल देने लगता है तो हम बोलते हैं वो अच्छा फल है, लेकिन इसकी जो सीडिंग है, जब एक सीड अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद उसमें पल्लव लगते हैं, फिर एक तना बनता है, तना बनने के बाद तने से जो उसको न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, उस न्यूट्रिशन को अगर समय पे ना दिया गया होता तो एक फल का जो आनंद आप लेते हैं उसको नहीं ले पाते। तो इसमें बहुत ज़रूरी है जो आने वाले लोग जो परीक्षा देने वाले हैं या परीक्षा ना भी देने वाले हैं, तो जीवन में एक समझ का विकास लाएं। और समझ का विकास आपके परिवार से आता है, आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ से आता है। और आप जब पढ़ते हैं, जब जिस भी क्लास में आप होते हैं, उस क्लास की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसको आप रखते हैं तो आपके लिए कोई भी परीक्षा वो टफ नहीं होती। अगर आप 5th में हैं, आप 6th में हैं, 7th में हैं, तो जो एनालिटिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के लिए चाहिए, जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ हिस्ट्री या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को समझने के लिए चाहिए, अगर उस दौरान आपके स्कूल में डेवलप हो गई, तो 9th-10th में जो आप एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस साइंस या एडवांस लेवल की ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसको समझने का आपका एक डोमेन ब्रॉड हो जाता है। अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन में जाते हैं 12th में या ग्रेजुएशन में, तो आप एक अपना ओपिनियन फॉर्म करने, अपना ओपिनियन बनाने में सक्षम होते हैं। और यही ओपिनियन आपको जब आप इस तरह की UPSC या और भी एग्जाम्स में बैठते हैं तो एक बेहतर रिस्पांस देने में बहुत हेल्प करता है। जी बिल्कुल। तो आपको तैयारी में जो समय लगता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने 12वीं तक भी ज़्यादा, अगर आपने 8वीं 9वीं 10वीं अच्छे से नहीं पढ़ाई की, तो फिर आपका तैयारी का समय बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। वो 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि जो पेरेंट्स हैं हमारे या जो बनेंगे, अभी मैं भी पेरेंट्स बनूँगा, हमारे बड़े भाई हैं ऑलरेडी पेरेंट बन चुके हैं, या और भी जो लोग ऑलरेडी हैं, जो बच्चे भी पढ़ेंगे,
उनको बस इतना ही ध्यान देना है कि बहुत फैंसी विचार नहीं रखना है कि भाई बेटा ICSE पढ़ लेगा या पढ़ लेगा। अगर उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुआ, बेसिक विजडम डेवलप नहीं हुई, तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास समय पर नहीं हुआ, तो आप उसको कोलंबिया भेज दें, कैलिफोर्निया भेज दें, कितने हाई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेज दें, अल्टीमेटली उसको तभी सफलता मिलेगी जब उसका विजडम डेवलप होगा खुद का। जी तो इतना ही कहना चाहूँगा मैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहा जाता है भैया, ज़िंदगी में कभी गम तो कभी सुहानी होती है, लेकिन अपनी अपनी सबकी कहानी होती है। और अगर इंसान अपने जीवन में कुछ करके दिखाए तो रहे या ना रहे, उसी की कुछ न कुछ निशानी होती है भैया। मतलब हर एक जीवन में चाहे कितना भी दुख का मोड़ आए या फिर अच्छे दौर आए, बुरे दौर आए, लेकिन उस दौर में बने रहना चाहिए किसी को। बिल्कुल बना रहना चाहिए। और ये सब आपको जो हिम्मत मिलती है जी इसी से मिलती है कि आप कितना लंबा सोच पाते हैं। और मेरे पिताजी तो बहुत संघर्ष किए हैं, उनका सिंपल सिद्धांत है कि आप एक मध्यम मार्गीय जीवन अपनाइए, जी तो ज़्यादा डिटैच्ड और तटस्थ होकर जीवन को जी पाएंगे। तो जितनी तटस्थता आपके जीवन में रहेगी उतना आप आगे की सोच पाएंगे। जैसे हमारे घर में लगातार 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। हमारे बड़े भाई थे, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो डॉक्टर थे, प्रीनॉन डॉक्टर थे, 2 क्लिनिक चलाते थे। फिर हमारी बड़ी माता जी का भी 2 महीने पहले देहांत हो गया। लेकिन एक हम लोग बचपन से ही ऐसा रहा, जो मेरे पिताजी ने बड़े तरह का संघर्ष ऐसा रहा कि उन्होंने सारी कठिनाइयों को हमेशा एक दूर रख के आगे बढ़ने की सोची। और उसके बाद इनका इंटरव्यू वगैरह भी इस दौरान हुआ है, सब आगे निकल गया। तो हमें बस इतना ही कहना है कि आप जितना मध्यम मार्गीय जीवन जिए, तटस्थ रहिए चीज़ों से, तो आपको हमेशा स्ट्रेंथ मिलती है, इतनी कठिनाई है। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके बड़े भैया थे राहुल भैया के। और हम चाहेंगे कि आप अगर छोटे हो अपने परिवार में या फिर बड़े हो, तो आप ज़रूर कहीं न कहीं अपने परिवार के साथ अगर खड़े हैं तो एक दिन वो मुकाम जरूर मिलेगा जिस मुकाम पे आप जिस बुलंदी को छूना चाहते हैं। तो भैया के जो मतलब जो इंटरव्यू हुआ है, इनके परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इनकी जो संघर्ष है और इस मुकाम पे पहुँचे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या आप भी किसी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हो, किसी सपने को देख रहे हो साकार करने के लिए? तो जो इन्होंने इंटरव्यू में बोला है किस तरीके से संघर्ष करना चाहिए, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। और एक बड़ी बात इन्होंने कहा है कि आपके पास कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो पढ़ने के लिए या फिर कोचिंग क्लासेस क्यों ना हो, जब तक आपका खुद का मनोबल बेहतर नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कोचिंग पढ़कर आप कुछ कर नहीं सकते। तो बेहतर है कि सबसे बेहतर अपनी खुद की जागरूकता होनी चाहिए, खुद की इच्छा होनी चाहिए हमें क्या करना, तो एक दिन सफलता जरूर पाएंगे। और इंटरव्यू बेहतर लगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।